नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर के आया हूं, जिसका नाम है प्रत्यय प्रकरण भाग 4। प्रत्यय से संबंधित 3 वीडियोज़ पहले भी डाली जा चुकी हैं, जिनके अंतर्गत हमने प्रत्ययों की परिभाषा, प्रत्ययों के भेद एवं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन किया। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम स्त्री प्रत्ययों के बारे में जानेंगे, उनके भेदों के बारे में जानेंगे और उदाहरणों के साथ उनके नियमों को समझेंगे। प्रत्ययों की ओर चलें उससे पहले एक बार फिर से प्रत्यय कितने भागों में बांटे गए हैं उनको हम एक बार देखेंगे, उन पर दृष्टिपात करेंगे। प्रत्ययों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। क्रमशः इनकी परिभाषा है। जो क्रियाओं और धातुओं के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, जो शब्दों के साथ लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, और जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए करते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम स्त्री प्रत्ययों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमने कुछ स्त्री प्रत्ययों को चुना है जो कि मुख्य हैं। वे इस प्रकार हैं: पहला प्रत्यय है टाप, दूसरा ङीप और तीसरा है ङीश। इन 3 प्रत्ययों को ही मुख्य माना गया है और इन्हीं के विषय में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे क्रमशः। तो सबसे पहले चलते हैं हम टाप प्रत्यय की ओर। टाप प्रत्यय, जिसके नियम इस प्रकार हैं। इस प्रत्यय में से आ शेष रहता है, अर्थात टाप प्रत्यय में से ट और प का लोप हो जाएगा और अंत में आ शेष रहेगा और वही शब्दों के साथ जुड़ेगा। यह प्रत्यय अजादिगण में पठित अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अजादिगण संस्कृत व्याकरण का एक गण है जिनके अंदर कुछ चुने हुए शब्दों को रखा गया है। तो उन शब्दों के साथ, उनमें भी अकारांत शब्दों के साथ में यदि आप उनके स्त्रीलिंग परिवर्तित करना चाहते हैं तो उनमें टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम है अकारांत शब्द के अंत में यही प्रत्यय वाला अक हो। जिन शब्दों की हमने बात कही है उन शब्दों के अंत में यदि अक हो तो उस अक के स्थान पर इक हो जाता है, और जहाँ प्रत्यय वाला अक नहीं होगा वहाँ ये परिवर्तन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी शब्द के अंत में अक दिखाई देता है तो टाप प्रत्यय जोड़ने से पूर्व उस अक के स्थान पर हम इक कर देंगे, और उदाहरण के माध्यम से हम इसको और समझेंगे। और ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर जिन शब्दों में अंत में अक तो दिखाई दे रहा है लेकिन यदि वो प्रत्यय वाला नहीं है तो वहाँ पर ऐसा परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात अक के स्थान पर एक नहीं होगा। जैसा वो है उसी में टाप प्रत्यय हम जोड़ देंगे। और इन प्रत्ययों से बने शब्दों के रूप जो हैं वो लता के समान चलते हैं। टाप प्रत्यय से मिलने के पश्चात जो शब्द बनेगा उसके रूप लता के समान चलेंगे। आइए क्रमशः नियमों के उदाहरण हम देखेंगे। पहला नियम है अजादिगण वाला, देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कहा गया कि अजादिगण में पठित अकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो ये सभी जो शब्द यहाँ लिखे गए हैं वो अजादिगण के अंतर्गत आते हैं। जैसे बाल प्लस टाप से बना बाला, अज प्लस टाप से बनता है अजा, वत्स से बनेगा वत्सा, सर्व से सर्वा और सरल से सरला शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार जब आप कहा गया था कि जिन शब्दों के अंत में अक दिखाई देता है उनके स्थान पर इक कर देंगे, वो उनके उदाहरण देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर बालक, शिक्षक, चालक, धावक और मूषक, यहाँ सभी में अंत में अक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अक प्रत्यय होने के कारण, अक होने के कारण से टाप प्रत्यय जोड़ने से पूर्व अक के स्थान पर इक कर देंगे तो बनेगा बालिक, और बालिक में फिर टाप प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा बालिका। शिक्षक से शिक्षिका, चालक से चालिका, धावक से धाविका और मूषक से टाप प्रत्यय करने पर मूषिका शब्द बनेगा। तीसरा हमारा नियम था कि जिन शब्दों में अंत में अक तो नजर आएगा लेकिन यदि वो प्रत्यय वाला नहीं है तो वहाँ पर अक के स्थान पर एक नहीं होगा। जैसे चटक। अब यहाँ देखेंगे चटक में भी अंत में अक नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, परंतु वो प्रत्यय का नहीं है। इस वजह से यहाँ पर एक ना होकर के चटक ही रहेगा और टाप प्रत्यय जुड़कर बनेगा चटका।
तो ये 3 नियम थे टाप प्रत्यय के। इन्हीं के आधार पर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर, जिसका नाम है ङीप प्रत्यय। ङीप प्रत्यय के नियम क्रमशः उदाहरणों के साथ हम समझेंगे। तो पहला नियम है, इस प्रत्यय में से ई अर्थात बड़ी ई शेष रहती है और यह प्रत्यय ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग होता है। अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में री हो या जिनके अंत में न हलंत न हो, ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं उनमें यह प्रत्यय नहीं लगेगा। अर्थात स्थिति हो सकती है कि उसके अंत में री हो सकता है उसके अंत में ना हो। यदि वो पहले से ही स्त्रीलिंग शब्द है तो उनके साथ ङीप प्रत्यय नहीं लगेगा। जैसे हम कहें मातृ, अब मातृ शब्द स्वयं ही स्त्रीलिंग है, इस वजह से उसमें ङीप प्रत्यय नहीं लगेगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं। कर्तृ प्लस ङीप, कर्तृ अंत में री है, ऋकारांत शब्द है, इसमें ङीप प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा कर्तृ। धात्री से धात्री, नेत्री प्लस ङीप से नेत्री। अब इसी प्रकार शब्द था नकारांत, हलंत न अंत में हो, तो ऐसे शब्दों में ङीप प्रत्यय लगता है। तो रोगिन शब्द से ङीप प्रत्यय पढ़ने पर करेगा रोगी, दंडिन से ङीप करने पर बनेगा दंडी, और योगिन से ङीप प्रत्यय करने पर बनेगा योगी। अब मध्य में जो न है उसका लोप हो जाएगा ङीप प्रत्यय जुड़ने से पूर्व, और उसी के आधार पर बनेगा रोगी। आइए अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम है, निम्नलिखित शब्दों के साथ स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमेशा ङीप प्रत्यय ही लगाया जाता है। अर्थात कुछ चुने हुए शब्द हैं जिनको हम यदि स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो उनके साथ सर्वदा ङीप प्रत्यय ही जुड़ेगा, जो कि इस प्रकार है। जैसे देखेंगे आप, निशाचर। अब आपको चर मैंने इसको कोष्टक में इसलिए डाला है कि जिन भी शब्दों के साथ में आपको चर दिखाई देता है उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें हमेशा ङीप प्रत्यय का ही प्रयोग करना होगा। यहाँ पर निशा शब्द में चरट प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार तन्मय, इसमें भी मयट प्रत्यय है। जहाँ पर भी शब्दों के साथ मयट प्रत्यय होता है उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए हमें ङीप प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। ये नियम ध्यान रखें। तो निशाचर से बनेगा ङीप प्रत्यय करने पर निशाचरी, तन्मय से तन्मयी। इसी प्रकार जो शब्द चुने गए हैं, जैसे नद से ङीप प्रत्यय नदी, पंचतय से पंचतयी, देव से देवी, चोर से चोरी, ग्राह से ग्राही, और कीदृश से कीदृशी। अर्थात जिन शब्दों के अंत में दृश्य शब्द दिखाई दे वहाँ पर भी हमें ङीप प्रत्यय लगा करके उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना होगा। तो ये थे वे चुने हुए शब्द जो नियम आपको बताए गए हैं। अर्थात चर, मय और कीदृश, दृश्य शब्द कहीं भी नज़र आता है तो आप उसको परिवर्तित करने के लिए उसमें ङीप प्रत्यय ही जोड़ेंगे। आइए अगले नियम की ओर चलेंगे। अगला नियम है, क्षत्रि तथा ऐसे प्रत्ययांत शब्द जिनमें ऊ की संज्ञा हुई हो उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए यह प्रत्यय लगाया जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में क्षत्रि प्रत्यय जोड़ा गया हो, या फिर ऐसे शब्द जिनके अंत में ऐसा प्रत्यय जोड़ा गया हो जिस प्रत्यय में ऊ था लेकिन जोड़ने से पहले ऊ का लोप हो गया, संज्ञा हो गई, अर्थात वो गायब हो गया। जैसे एक तवतु प्रत्यय होता है, तवतु में ऊ है लेकिन जब धातुओं के साथ उसे जोड़ते हैं तो वो तवत ही जुड़ता है, ऊ उसमें लोप हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रत्ययों से युक्त जो शब्द होंगे उनको भी स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमें ङीप प्रत्यय का प्रयोग करना है। अब क्षत्रि प्रत्यय से संबंधित एक नियम और है कि यदि क्षत्रि प्रत्यय से युक्त शब्द में स्त्रीलिंग बनाना है तो ङीप प्रत्यय जोड़ने से पहले उसमें जो त है उस त से पहले हमें नकार का आगम होगा, न आएगा। अर्थात ङीप प्रत्यय जोड़ने से पहले ही न से पहले त जोड़ देंगे, उसके पश्चात उसमें ङीप प्रत्यय जुड़ेगा। उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझेंगे। तो उदाहरण देखते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरण। जैसे आप देखते हैं कि पठत, गच्छत, धावत और हसत, इन सभी में क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्षत्रिय प्रत्यय का दूसरा नियम कहा गया था कि ङी प्रत्यय जोड़ने से पूर्व त से पूर्व न का आगम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे न का आगम करेंगे तो रूप बन जाएगा पठंत, गच्छंत, धावंत, हसंत। अब इनमें ग्रीम प्रत्यय जोड़ेंगे क्रमशः, तो पठत से ङी प्रत्यय करने पर बन जाएगा पठंती। तो आप देख रहे हैं तो त में तो बड़ी की मात्रा लग गई ङी प्रत्यय की, और उससे पहले न का आगम हमने कर दिया। इसी प्रकार गच्छत से गच्छन्ति, धावत से धावंती, हसत से हसंती। इस प्रकार क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द जो भी होंगे उनमें इसी प्रकार का परिवर्तन होगा। अब चलते हैं हम उकारांत अर्थात ऐसे प्रत्यय जिनमें उ की संज्ञा हुई हो। तो पहला शब्द है भवत शब्द। इनमें भिन्न भिन्न प्रत्ययों के शब्द हमने लिए हैं जिनमें उ का लोप हुआ है या इत संज्ञा हुई है। तो भवत, अब भवत शब्द जो है इसके अंदर भा धातु से डवतु प्रत्यय लगा तो भवत शब्द बना। तो डवतु में वत शेष रहता है और उ की संज्ञा और ड की संज्ञा हो जाती है, जिससे ये भवत बनता है। इसी वजह से यहाँ ङी प्रत्यय करके बनेगा भवती। अगला है गतवत। यहाँ जान सकते हैं कि गम धातु में तवतु प्रत्यय जोड़ने पर गतवत बना है। तो तवतु में उ था, उ की संज्ञा हुई, इस वजह से इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें ङी प्रत्यय का प्रयोग करना होगा, तो बनेगा गतवती। धनवत में वतु प्रत्यय है, जिसकी वजह यहाँ पर भी उ का लोप हुआ, वत शेष रहा, तो यहाँ धनवती बनेगा ङी प्रत्यय करने पर। और श्रीमत में मतु प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पर श्रीमती बनेगा। तो आप देखेंगे इन चारों प्रत्ययों में जो प्रत्यय लगे हैं, शब्दों में जो प्रत्यय लगे हैं, उनके अंदर उ था और जोड़ने से पूर्व उनके उ का लोप कर दिया गया, इत संज्ञा कर दी गई। इसी वजह से स्त्री प्रत्यय के नियमानुसार इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें ङी प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। आशा है आप इस नियम को समझे होंगे। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है ठक प्रत्यय से युक्त शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए ङी प्रत्यय लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ठक प्रत्यय जोड़ा गया हो, ठक का तात्पर्य एक है, जिन शब्दों के अंत में एक, क्योंकि ठक प्रत्यय में ठ के स्थान पर एक हो जाता है ठस्य के सूत्र से, और वही शब्दों के साथ जुड़ता है। ये एक तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रत्यय से जुड़े शब्द जो हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें ङी प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। उदाहरण के अनुसार देखेंगे किस प्रकार करते हैं। जैसे सामाजिक, समाज शब्द से ठक प्रत्यय करने पर एक आया और सामाजिक बना, और सामाजिक शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ङी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बनेंगे सामाजिकी। अब प्रश्न ये हो सकता है कि सामाजिक के अंत में क के अंदर अ है और अ और ई मिलकर तो ए हो जाना चाहिए। तो मित्रों बता देता हूँ कि स्त्री प्रत्यय के नियम के अनुसार, ङी प्रत्यय के नियम के अनुसार ङी प्रत्यय जोड़ने से पहले अंतिम आकार का लोप हो जाता है, और जब लोप हो जाएगा तभी उसमें ङी प्रत्यय जोड़ेंगे। तो सामाजिक के क का लोप अ का लोप होगा तो क हलंत हो जाएगा, उसमें बड़ी ई लग जाएगी तो सामाजिकी। उसी प्रकार बाकी सब में जाने तो नैतिक से ङीप करने पर नैतिकी, आक्षिक से ङीप करने पर आक्षिकी, दैनिक से ङीप प्रत्यय करने पर दैनिकी, और पाक्षिक से पाक्षिकी शब्द बनेगा। आइए अगले नियम की ओर चलते हैं। ङीप प्रत्यय का जो अगला नियम है वो कहता है कि प्रथम वयवाची शब्दों के साथ भी ङीप प्रत्यय लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आयु के जो प्रथम वयवाची शब्द होते हैं, जैसे कुमार होता है, किशोर होता है, वधुट होता है, इत्यादि जो शब्द हैं ये प्रथम वयवाची शब्द कहलाते हैं, और इन शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमेशा ङीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि वह अंतिम वयवाची शब्द है तो वहाँ ङीप प्रत्यय न लगा करके टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए। कैसे, आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप देखते हैं कुमार शब्द है, कुमार के में ये प्रथम वयवाची शब्द है और उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम ङीप प्रत्यय लगाएंगे, बनेगा कुमारी। यहाँ पर भी अंतिम आकार का लोप हो जाएगा ङीप प्रत्यय जोड़ने से पूर्व, तभी वो कुमारी बनेगा। इसी प्रकार वधुट, वधुट का तात्पर्य है युवती, तो उससे बनेगा वधुटी। किशोर शब्द से ङीप प्रत्यय करने पर बनता है किशोरी।
अब देखेंगे आप वृद्ध शब्द जो है वो अंतिम वयवाची शब्द है, तो यहाँ पर ङे प्रत्यय न लगा करके हम टाप प्रत्यय लगाएंगे और बनेगा वृद्धा। आइए अगले नियम की ओर चलते हैं, जो कि ङे प्रत्यय का अंतिम नियम है। द्विगु समासिक शब्दों में, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें द्विगु समास किया गया है। तो द्विगु समास को समझे पहले। द्विगु समास की परिभाषा होती है संख्या पूर्वो द्विगु, ऐसे शब्द जिनका प्रथम पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो, ऐसे शब्द द्विगु समासिक शब्द कहलाते हैं, उनमें द्विगु समास होता है। यही इसकी पहचान है द्विगु समास की। यदि संख्यावाची शब्द पहले है तो वो द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समासिक शब्दों में, जिन शब्दों में द्विगु समास हुआ है, ऐसे में अजादि गण में पठित शब्दों को छोड़कर, दोनों नियम ध्यान रखें। प्रथम, वो द्विगु समास का होना चाहिए, परंतु वो अजादि गण में पठित नहीं होना चाहिए। ये दोनों नियम अगर वहाँ लागू होते हैं तो ऐसे शब्दों, ऐसे अकारांत शब्दों में ङे प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। दो नियम हैं यहाँ पर। पहला है द्विगु समास का शब्द हो वो, और दूसरा वो अजादि गण में पठित शब्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये अजादि गण का पठित शब्द होगा तो द्विगु समास होने के बावजूद भी वहाँ पर टाप प्रत्यय लगाया जाएगा, जैसा कि हमने टाप प्रत्यय में पढ़ा था। तो इसलिए वो अजादि गण का पठित नहीं होना चाहिए और द्विगु समास का उदाहरण होना चाहिए। तो उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङे प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे, त्रिलोक। अब आप देखेंगे यहाँ पर संख्यावाची शब्द है त्रि, अर्थात तीन, और इसका समास विग्रह होगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोक। अब यहाँ पर ङे प्रत्यय लगाएंगे क्योंकि द्विगु समास का उदाहरण है, और उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम ङे प्रत्यय लगाएंगे, बनेगा त्रिलोकी। इसी प्रकार पंचवट से पंचवटी, अष्टाध्याय से अष्टाध्यायी, दशरथ से दशरथी, और त्रिपाद से त्रिपादी इत्यादि शब्द बनता है। अब जैसे त्रिफल होता है उसमें भी द्विगु समास का उदाहरण है, और त्रि संख्यावाची शब्द पूर्व में है, लेकिन वह अजादि गण के अंतर्गत आता है, इसलिए वहाँ त्रिफली ना बन करके त्रिफला बनेगा। आशा है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ दो नियम समझाए गए हैं। पहला है वह द्विगु समास का होना चाहिए, दूसरा द्विगु समास का होने के साथ साथ वो अजादि गण के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, तभी उसमें ङे प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। यही इसमें बताया गया। तो ये था ङे प्रत्यय। अब हम चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर, जिसका नाम है ङीश प्रत्यय। ये भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनके नियम देखेंगे क्रमशः उदाहरणों के साथ। इस प्रत्यय में से भी ई शेष रहता है, और शिद जिसमें श की संज्ञा हुई हो, ऐसे शब्द जिनको बनने से पूर्व या जिनमें जो प्रत्यय लगा है उनमें श की संज्ञा हुई हो, वो लोप हुआ हो, गायब हुआ हो, ऐसे शब्दों में, और गौरादि गण में पठित शब्दों के साथ ङीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ङीश प्रत्यय प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिनमें श की संज्ञा हुई हो, लोप हुआ हो, और गौरादि गण में पठित शब्द जो हैं उन शब्दों के साथ में हमेशा स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे किस प्रकार करेंगे। जैसे शब्द है नर्तक। अब यहाँ नर्तक शब्द में नृत धातु से श्वुन प्रत्यय करके नर्तक शब्द बना है। तो आप देखेंगे श्वुन में से श और न का लोप हो जाएगा, वो शेष रहेगा, वो के स्थान पर अक करके नर्तक बनेगा। इसी प्रकार पथि शब्द से शकन प्रत्यय करने पर श और न का लोप करेंगे, बनेगा पथिक। तो इन दोनों शब्दों में श की संज्ञा हुई है, अर्थात लोप हुआ है, तो इसलिए इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीश प्रत्यय लगाया जाएगा। तो देखेंगे आप, नर्तक से ङीश प्रत्यय करने पर बना नर्तकी, पथिक से पथिकी। अब हम चलते हैं गौरादि गण की ओर, कि गौरादि गण में पठित शब्दों के साथ में स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीश प्रत्यय लगाया जाता है। तो गौरादि गण के कुछ शब्द यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं। वो है गौर प्लस ङीश बना गौरी, रजक प्लस ङीश से बना रजकी, मंडल से मंडली, और पितामह से पितामही। तो इस प्रकार ङीश प्रत्यय का ये पहला नियम था। अब चलते हैं हम दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम कहता है कि पुरुष के साथ संबंध के कारण, अर्थात यदि पुरुष के साथ संबंध है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, या भगिनी के रूप में, बहन के रूप में। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द, और वो भी कैसे, जातिवाचक शब्द,
ऐसे जातिवाचक शब्दों में जिनके उपधा में य नहीं हो। उपधा का तात्पर्य होता है अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण, उसे उपधा कहते हैं। अर्थात पीछे से दूसरा वर्ण जो होगा वह उपधा कहलाएगा। तो पीछे से दूसरा वर्ण य नहीं होना चाहिए, पहला शब्द। पुरुष के साथ संबंध वाली बात हो और जातिवाचक शब्द हो। ये तीन बातें यहाँ बताई गई है। पहला, पुरुष से संबंध हो किसी भी रूप में। दूसरा, वह शब्द जातिवाचक हो। और तीसरा, उनके उपधा में य नहीं होना चाहिए। उपधा का तात्पर्य आपको बताया कि अंत से दूसरा अक्षर, पीछे से द्वितीय अक्षर जो होगा उसे उपधा कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए ङीष प्रत्यय प्रयुक्त होता है। आइए उदाहरण देखेंगे। जैसे गोप शब्द है। अब गोप का तात्पर्य होता है ग्वाला, और गोप की स्त्री, पुत्री, पत्नी, बहन, वो सभी उससे संबंधित हैं। ये गोप शब्द एक जाति विशेष का नाम है। इस वजह से इसमें ङीष प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गोपी। और आप देख सकते हैं इसके उपधा में यह भी नहीं है। अब उपधा में इसके माध्यम से आप समझाना चाहूँगा कि यहाँ गोप में 4 वर्ण हैं, ग प्लस ओ प्लस प प्लस अ। अब मैंने कहा था पीछे से दूसरा वर्ण, तो हमने अंत में 2 वर्ण बोले, प प्लस अ, तो पीछे से दूसरा वर्ण होता है प। तो यदि प के स्थान पर यह होता तो यहाँ पर ङीष प्रत्यय नहीं लगता। आशा है आप समझ गए होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। ब्राह्मण प्लस ङीष ब्राह्मणी, गंधर्व प्लस ङीष गंधर्वी। तो इस प्रकार का ये दूसरा नियम था हमारा। चलते हैं अगले नियम की ओर, जो कहता है कि उकारांत गुणवाची शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित हेतु विकल्प से ङीष प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अर्थात ऐसे गुणवाची शब्द जो उकारांत हो, अंत में उनके ऊ हो, और साथ ही उनमें स्त्रीलिंग परिवर्तित करने के लिए हम विकल्प से ङीष प्रत्यय। विकल्प का तात्पर्य होता है ऑप्शनल, आप कर भी सकते हैं और वो ना करके दूसरा भी कुछ कर सकते हैं, समान रूप में रख सकते हैं। तो आइए उदाहरणों से देखते हैं हम। जैसे मृदु, गुरु, साधु, पटु, ये सभी गुणवाची शब्द हैं, नंबर 1। नंबर 2 है यहाँ पर उकारांत, सबके अंत में ऊ है। तो इन शब्दों को विकल्प से ङीष प्रत्यय होगा। जैसे मृदु से ङीष प्रत्यय करने पर बनेगा मृद्वी, और यदि ङीष प्रत्यय नहीं करते हैं तो मृदु ही रहेगा। इसी प्रकार गुरु से गुरुवी, और नहीं करते हैं तो गुरु। साधु से साध्वी, और यदि ङीष प्रत्यय नहीं किया तो साधु ही रहेगा। और पटु से ङीष करने पर पटवी, और यदि ङीष प्रत्यय नहीं करते हैं तो बनेगा पटु। तो ये ङीष प्रत्यय का नियम था। आगे चलेंगे हम अगले नियम की ओर। अगला नियम कहता है कि निम्नलिखित 12 शब्दों में स्त्रीत्व विवक्षा में ङीष प्रत्यय प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित, नीचे बताए गए 12 का तात्पर्य 12, चुने गए 12 शब्द हैं ये, और इन शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीत्व विवक्षा का तात्पर्य स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए ङीष प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तथा इनसे पूर्व आनुक प्रत्यय का आगम हो जाता है। आनुक में से आन शेष रहता है। अर्थात ये जो 12 शब्द आपको बताए जा रहे हैं, उन 12 शब्दों में 12 शब्दों में ङीष प्रत्यय जोड़ने से पहले उस शब्द और ङीष के बीच में आन का आगम होगा, अर्थात आन आ जाएगा, उसके पश्चात ङीष प्रत्यय हम जोड़ेंगे। देखते हैं उदाहरण। जैसे इंद्र प्लस ङीष। अब आप देखते हैं इंद्र शब्द है, और इंद्र शब्द और ङीष प्रत्यय के बीच में हमें आन का आगम करना है, तो बन जाएगा इंद्रान, और इंद्रान शब्द से ङीष प्रत्यय करने पर बनेगा इंद्राणी। इसी प्रकार भव से आन किया भवान, बन जाएगा भवानी। रुद्र से रुद्रान, ङीष प्रत्यय करेंगे रुद्राणी। अरण्य से अरण्यान, और ङीष प्रत्यय करेंगे तो बनेगा अरण्यानी। यवन से यवनान, ङीष प्रत्यय करेंगे यवनानी। हिम से हिमान, ङीष प्रत्यय करेंगे तो बनेगा हिमानी। वरुण से ङीष प्रत्यय करने पर बनेगा वरुणानी। शर्व आन प्रत्यय करने पर शर्वान, फिर ङीष किया शर्वानी। मृड से मृडान, और ङीष करने पर मृडानी। यव से यवान, ङीष करने पर यवानी। मातुल से मातुलान, और मातुलानी। और आचार्यान से ङीष प्रत्यय करेंगे तो बनेगा आचार्याणी। तो ये 12 शब्द चुने गए हैं, और इनमें हमेशा
स्त्रीत्व विवक्षा में अर्थात स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीष प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और साथ ही ङीष प्रत्यय लगाने से पूर्व हमें आन का आगम करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, जो आन का आगम उस शब्द और ङीष प्रत्यय के मध्य में होगा। चलिएगा आगे देखते हैं अगले नियम की ओर कि बहुब्रीहि समास में यदि अंत में अंगवाची शब्द हो तो उसके साथ स्त्रीत्व विवक्षा में विकल्प से ङीष प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अर्थात दो नियम है यहाँ पर। पहला नियम है कि यदि शब्द बहुब्रीहि समास का होना चाहिए, अर्थात ऐसा शब्द जिसके अंदर बहुब्रीहि समास किया गया है। और दूसरा बताया है कि उस समास के अंदर भी द्वितीय उत्तर पद जो है, बाद वाला पद जो है वो अंगवाची होना चाहिए। अंगवाची माने शरीर के जो अंग होते हैं वह शब्द कोई वहाँ पर होना चाहिए। तो उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए विकल्प से का तात्पर्य ऑप्शनल है, विकल्प से ङीष प्रत्यय लगाया जाता है। और यदि ङीष प्रत्यय नहीं लगाते तो वहाँ टाप प्रत्यय लग करके वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाएगा। कैसे परिवर्तित करेंगे वो देखते हैं। तो चंद्रमुख, अब देखिएगा चंद्रमुख एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है कि चंद्रमा के समान जिसका मुख है उसे चंद्रमुख कहते हैं। और अंत में द्वितीय पद जो है मुख, जो कि अंगवाची है, तो इस वजह से इसमें ङीष प्रत्यय जुड़ेगा विकल्प से तो बनेगा चंद्रमुखी। और यदि हम ङीष प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं तो बनता है चंद्रमुखा। उसी प्रकार सुकेश, यहाँ केश जो है बालों का अर्थ है, तो सुकेश से ङीष प्रत्यय करने पर सुकेशी और यदि नहीं करते हैं तो सुकेशा। कुशांग, कृशांग, क्षमा करें, कृशांग शब्द है और कृशांग से ङीष प्रत्यय करने पर कृशांगी और नहीं करते हैं तो टाप लग करके बनेगा कृशांगा। यहाँ पर है कृश अंग है जिसके, पतले हैं अंग जिसके, ऐसा। और अतिकेश, यहाँ पर भी केश शब्द अंगवाची है और अतिकेश से ङीष प्रत्यय करने पर अतिकेशी और यदि हम ङीष नहीं करते हैं विकल्प की वजह से तो टाप करके बनेगा अतिकेशा। तो ये थे हमारे ङीष प्रत्यय के नियम और इसी के साथ हमारे स्त्री प्रत्यय समाप्त होते हैं। और आशा है मैं आपको स्त्री प्रत्यय ठीक से समझा पाया होऊंगा और आप इस बात की सूचना मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिसकी वजह से आपको नए वीडियोस की सूचनाएं समय समय पर प्राप्त होती रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।